नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियोस में आपने हाई स्कूल से संबंधित चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री से पढ़ा कि किस प्रकार हम एसिड के बारे में जानेंगे, उसके गुण धर्म के बारे में हमने देखा, प्रॉपर्टीज देखा। अब आज हम इसी की अगली कड़ी लेकर आए हैं आपके लिए, वो हमारा है टॉपिक नंबर 2 यानी कि बेस। और इसी बेस के साथ ही हम लोग पीएच मान भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं बेस यानी कि क्षार क्या होता है। ऐसे सबस्टेंसेस जिनका स्वाद बिटर हो, यानी कि स्वाद में वह तीखा हो, बिटर हो, बिटर इन टेस्ट हो। और आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा, एक लिटमस पेपर होता है जिससे हम जांच करते हैं एसिड या बेस होने की। तो इस बार, पिछली बार जब हमने एसिड का जांच कर रहा थे तो हमको बताया गया कि एसिड में अगर हम किसी लिटमस पेपर को भिगा दें, डाल दें, तो वो क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। ठीक है, अब यहां पर उल्टा है। अगर हमने कोई बेसिक मीडियम ले लिया यानी कि बेस ले लिया और इसमें हमने कोई लिटमस पेपर लाकर यहाँ पर टच करा दिया, तो ये जो लिटमस पेपर होगा पहले तो इसका कलर रेड रहा होगा, लेकिन बाद में किसमें चेंज कर जाता है, ब्लू। तो इसकी डेफिनेशन बनी कि बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू, लाल से नीला कर देते हैं। साथ ही साथ ये वाटरी सोल्यूशन में यानी कि वाटर सोल्यूशन में OH माइनस आयन हमको प्रदान करते हैं। तो जिनके अंदर ये तीन प्रॉपर्टी है, स्वाद में तीखे, रेड लिटमस को ब्लू करते हो, साथ ही साथ OH माइनस आयन वाटर सोल्यूशन में देते हो, वो सभी हमारे बेस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल, इनमें OH जरूरी होगा तो आप समझ सकते हैं, तो CaOH डबल ट्वाइस, NaOH ETC, ऐसे सारे उदाहरण हम ले सकते हैं जो हमारे बेस के अंतर्गत आते हैं। एक वैज्ञानिक हुए, ये जो OH माइनस वाली डिफिनेशन है ये आर्हीनियस साहब नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ये वाटर मीडियम में OH माइनस आयन देते हैं। लेकिन इसी का उल्टा एक और भी साइंटिस्ट हुए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, जिन्होंने ये बताया कि अगर बेस को हम H प्लस दे देंगे तो वो अपने कॉन्जुगेट एसिड में बदल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, बेस क्या करता है, बेस को अगर H प्लस आप दे देंगे तो अपने कॉन्जुगेट एसिड में बदल जाता है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, H2PO4 माइनस हमने लगाया, इसमें H प्लस हमने जोड़ दिया तो ये बन जाएगा, देखिएगा एक H और बढ़ जाएगा, माइनस प्लस बैलेंस हो जाएगा, H3PO4। ठीक है, ये हमारा एक एसिड बन जाएगा जिसे हम इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कह सकते हैं, H3PO4। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये लाइन आपके समझ में आ गई होगी। अब अगर ये बेस किसी एसिड से रिएक्शन करें तो क्या देने वाले हैं, हाँ ये भी देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड, विथ एन एसिड क्या होगा। अगर हमने कोई बेस लिया और इसको एसिड के साथ क्या भैया रिएक्ट कर जाओ तो हमें दो चीजें मिल जाएंगी, एक तो सॉल्ट मिलेगा और दूसरा उसके साथ थोड़ा सा पानी भी निकलेगा। जैसे बेस के नाम पर मैंने ले लिया NaOH और एसिड के नाम पर हमने क्या ले लिया, HCl। तो देखिए H2O आपको दिख रहा होगा, ये निकल जाएगा और NaCl एक दूसरे के आसपास आ जाएगा, मतलब पास पास आ जाएगा और बना देगा NaCl और बाहर निकलेगा हमारा H2O। तो ये रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं कॉमन, जैसे कि अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड की बात करें तो मेटल ऑक्साइड इज जनरली अ बेस। ये ज्यादातर क्या होते हैं, आर जनरली बेस ये होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका है सोडियम ऑक्साइड, जैसे Na2O, इसके लक्षण बेस के समान होते हैं। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, Mg है, O ले सकते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब चीजें जो हैं हमारी मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मेटल हाइड्रो ऑक्साइड लें, फिर से देखिएगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड भी लें तो ये भी क्या होते हैं, आर जनरली बेस होते हैं। ये भी स्वभाव में बेसिक ही होते हैं, तो ये भी बेस ही होते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल आपके पास है, MgOH ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH डबल ट्वाइस, लेकिन ये खैर बेस में आ जाएगा, हमारा बेस ही हो गया MgOH ट्वाइस। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जैसे आपने एसिड में पढ़ा कि एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं, उसी तरीके से हम इनको भी कैटेगरी में बांट सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और
वीक के नाम पर। ठीक है, तो बेस जो हमारे हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी। तो स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो यहां पर क्या होगा, अगर हम किसी बेस को पानी में डाल दें और ये ढेर सारा OH माइनस आयन रिलीज करे, ठीक है, OH आयन इन एक्सेस अगर वो दे, बहुत सारी मात्रा में इन एक्सेस अमाउंट दे, तो ये आप कह सकते हैं कि सर वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेस का सबसे तगड़ा NaOH। ठीक है, NaOH एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। इसके बाद KOH भी हो सकता है। ठीक है, ये सब अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। वीक बेस में क्या होता है कि जब हम इसको डालेंगे तो बहुत ही उसी का उल्टा डिफिनेशन बना लीजिए कि अब ये बेस अगर वीक बेस होगा हमारा, ठीक है, अगर हमारा वीक बेस होगा और इसे पानी में डाल दिया जाएगा तो ये OH माइनस तो रिलीज करेंगे, ऐसा नहीं कि OH आयन नहीं देंगे, क्योंकि उनका देना स्वभाव है, पर इन लेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में ये हमको OH माइनस रिलीज करते हैं। तो OH माइनस रिलीज करने के मामले में इसको हम कह सकते हैं पार्शियली भी, OH की अमाउंट के, OH माइनस अमाउंट के अमाउंट के आधार पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस बनाया हुआ है। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में दे तो स्ट्रॉन्ग, कम अमाउंट में दे तो वीक, या पार्शियली दें तो वीक उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमारा Ca, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH डबल ट्वाइस। ठीक है, अब जैसे हमने एसिड के रिएक्शन देखे थे वैसे बेस के भी दो ही खासकर पॉपुलर रिएक्शन है, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर ले। आइए, रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शन विथ बेस, पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारा कि अगर हमारा बेस जो है वो किसी मेटल से रिएक्शन कर जाए। वहां भी हमने पहले मेटल से रिएक्शन करवाया था, आपको याद होगा, एसिड में भी। और जब एसिड में हमने किसी मेटल का रिएक्शन कराया था तो हमें कंपाउंड मिला था और H2 गैस निकला था, जिसके ऊपर तीली ले जाने से पॉप पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, याद करिएगा। तो वैसे ही जब मेटल और बेस को एक साथ मिलाएंगे तो यहाँ में कोई कंपाउंड मिलेगा, मेजरा सरकार मिलेगी, और साथ साथ H2 भी निकलेगा। तो आइए जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। हमने जिंक लिया और यहाँ NaOH ले लिया। अभी देखिएगा मुझे क्या निकालना है, मैंने कहा H2 गैस निकालना बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी तो मेरे पास एक ही H है। ठीक है, तो यहाँ पर 2H बनाने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बैलेंस करूंगा। बताइए H2 बन जाएगा, H2 निकल गया, बाकी सब कंपाउंड मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा, कहेंगे Na 2 है, O हमारे पास 2 है, Z भी 1 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे, Na2। ठीक है, Na2, यहाँ पर Zn है हमारे पास और O के साथ 2 है तो ZnO2, Na2ZnO2। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जवाब है सर आगे सोडियम है और उसके बाद Zn है, तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम जिंकेट। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है हमारा, कोई बेस हम ले लें और बेस का हम नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराएं। ध्यान दीजिएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो अब हमें जो मिलता है वो मिलता है साल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के, या सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड के नाम पर सबसे अच्छा मेरे पास कार्बन है, नॉन मेटल के नाम पर ऑक्साइड उसका लेना है तो CO2 होता ही होता है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप खुद बैलेंस करिए, देखिए क्या निकलना है आपका, वाटर निकलना है, वाटर निकाल लीजिए और जो बच जाए सब एक तरफ थोप दीजिए। तो बताइए जरा, यहां से 2H निकल जाएगा तो H2 बना, एक O ले लेंगे, एक O यहाँ बचा होगा तो यहाँ पर H2O निकल गया। यहाँ पर देखिएगा एक O रिमेन होगा, एक बचा होगा जरूर। H2O निकाल लेने के बाद हमारे पास एक O बचा होगा जो इस O के साथ मिलकर O3 और C आगे है, तो जवाब है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विथ बेस। एक रिएक्शन आपने पहले देख लिया था एसिड के साथ, अगर बेस का रिएक्शन एसिड से कराएं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास बेस है उनके अपने कुछ खास यूजेस हैं। वैसे तो हम इन्हें सॉल्ट के नाम पर आगे चलकर कई तरीकों से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार थॉरली कह सकते हैं कि हम देख लें कि यूज ऑफ बेसिस क्या है। जैसे पहला है हमारे पास NaOH, इसका क्या क्या यूज है, तो जवाब है सबसे ज्यादा यूज इसका सोप इंडस्ट्री में है। हर साबुन में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ता जरूर है। इसके बाद ये पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसके अलावा ये रेयान यानी कि एक प्लास्टिक है जिसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो सोडियम
हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग 3 जगहों पर, पहला साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, और तीसरा रेयान बनाने में। ठीक है, चलिए अगला कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH ट्वाइस, ऐसा ही एक और भी है मुझे याद आ रहा है MgOH डबल ट्वाइस। ये सब दो के दोनों यूज्ड एज अ एंटा एसिड। ये एंटा एसिड होता क्या है, हमारा पेट जो है जो कि जे आकार का है, उसमें जो 3 तरीके के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उन तीन एंजाइम्स के नाम क्या है, पेप्सिन, रेनिन, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, और साथ ही साथ HCl। अगर ये HCl ज्यादा अमाउंट में, चूंकि एसिड है, इस पेट में रिलीज होने लगे तो हमें कच्ची डकारें आने लगती हैं, इसी को हम कहते हैं सर हमको एसिडिटी हो गया है। तो अब इस एसिडिटी को दूर करने के लिए, चूंकि एसिड है, हमें बेस पीना पड़ेगा। तो वो बेस कौन सा होगा, यही, जैसे MgOH ट्वाइस। ये कहाँ होता है, जवाब है सर इनो में। इनो आप पीते हैं और इनो आपको एसिडिटी से झट से आराम दे देता है। ठीक है, तो ये इनो में MgOH ट्वाइस होता है, जो यहाँ आता है HCl से रिएक्शन कर साल्ट और वाटर बना लेता है, आपको आराम मिल जाता है। तो ऐसे ही बेसिस को हम लोग एंटा एसिड, जैसे एंटी बोलते हैं, वहीं एंटी से थोड़ा बड़ा है एंटा, क्योंकि ये काम बहुत तेज करता है। ठीक है, चलिए अगला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा वॉशिंग सोडा के रूप में यूज में आता है। हम इससे वॉशिंग सोडा होता है, यानी कि कपड़ा जो साफ करते हैं वहां काम में आता है, यानी कि डिटर्जेंट बनाने के काम में वॉशिंग सोडा में यूज में आता है। साथ ही साथ वाटर की हार्डनेस दूर करने के लिए, ठीक है, हार्डनेस रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी का हार्डनेस दूर करने के लिए। अब ये हार्डनेस क्या होता है, पानी में अगर इम्प्योरिटी मिल जाए तो हम जब साबुन या उसमें हम कह सकते हैं सर्फ मिलाते हैं तो अच्छा झाग उत्पन्न नहीं होता है। तो ये अगर मिला दिया जाए तो उसकी हार्डनेस में कमी आती है, इस तरीके से हमारे यूज में आता है। ठीक है, एक और भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो जवाब है सर ये बेकिंग सोडा है। घरों में कॉमनली यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का, आपको मालूम होगा। बेकिंग सोडा का हम बहुत ज्यादातर यूज क्या करते हैं, फास्ट कुकिंग के लिए। जैसे छोला है, भिगोना है पानी में, और वो रात भर भिगोए तो होगा, लेकिन मुझे 4 ही घंटे में चाहिए, तो उसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए, जल्दी से फूल जाता है। तो बेकिंग सोडा का यूज क्या है, फास्ट कुकिंग के लिए, तेज कुकिंग करने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ ये एंटा एसिड भी होता है, ये एंटा एसिड के तरीके से भी यूज होता है। और एंटा एसिड क्या होता है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एंटा एसिड बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये एसिडिटी को दूर करता है स्टोमच की। ठीक है, चलिए अगला हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, ये इंडिकेटर, तो जवाब है इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस है जो किसी भी मीडियम में जो हम ले जाते हैं उससे एसिडिक या बेसिक, तो अपना रंग बदल देते हैं, अपना कलर चेंज कर देते हैं। और उस कलर के चेंज करने से हम ये जान जाते हैं कि फला मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। फिर से समझिएगा, इन्हें अगर ले जाएं और किसी भी मीडियम में मिला दें तो ये सब्सटेंस अपना कलर चेंज कर हमको इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो वहां पर एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। ठीक है, तो दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कि मीडियम इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, कुछ पॉपुलर इंडिकेटर और उनके अलग अलग मीडियम्स में कलर क्या होंगे इसे हम देखते हैं। तो इंडिकेटर मैंने लिखा यहां पर, और यहां पर हमने एक काम कर लिया है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर किस मीडियम में कैसा कलर देंगे ये देखते हैं। कुछ पॉपुलर देख लेते हैं, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, अब चलिए यहां पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉपुलर एग्जांपल जो है मिथाइल ऑरेंज, बल्कि मिथाइल ऑरेंज भी मैं नहीं बोलूंगा, पहले लिटमस पेपर ही बोल दूं। आप जानते हैं लिटमस पेपर का कलर एसिडिक मीडियम में रेड होता है, जबकि बेसिक मीडियम में ये क्या हो जाता है बाबू, ये ब्लू हो जाता है। इसी तरीके से हमारा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये भी एसिडिक मीडियम में रेड, ठीक है, जबकि बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है। अब मिथाइल ऑरेंज के अलावा मिथाइल के ही नाम से एक और आता है मिथाइल रेड। ये नाम के हिसाब से एसिडिक मीडियम में रेड, और यहाँ क्या देता है, येलो कलर बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर पहले 3 आराम से याद हो जाएंगे, रेड रेड रेड,
लिटमस के केस में, मिथाइल ऑरेंज के केस में, मिथाइल रेड के केस में। यहाँ पर देखिए 2 येलो है, 1 ब्लू है, जो आप परिभाषा में पढ़ते आते हैं, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला फिनाइल रेड। अगर ये फिनाइल रेड ले लिया जाए तो इस बार हमारा एसिडिक मीडियम हमें येलो कलर देता है, जबकि जो बेसिक मीडियम है वो हमको कैसा कलर देता है, रेड। ठीक है। अब हम बात करेंगे टर्मरिक की। टर्मरिक एक कॉमन, टर्मरिक का मतलब हल्दी, जो घर में मिलने वाली हल्दी है वो उसे हम लोग टर्मरिक बोलते हैं। ठीक है, वो टर्मरिक जो है उसमें अगर हम एसिडिक मीडियम में ले जाएं तो उसका कलर येलो होगा, जबकि बेसिक मीडियम में वो क्या हो जाएगा, ब्राउन। ठीक है, एक और भी पॉपुलर इंडिकेटर हमारा फिनोल्फ्थलीन है। ठीक है, इसको अगर हम देख लें एसिडिक मीडियम में तो ये कलरलेस हो जाता है, अपना कलर छोड़ देता है, गायब हो जाता है, और जब हम उसको बेसिक मीडियम में ले जाते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपके समझ में आ गई हों। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पीएच स्केल। उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ रही हूं। आपके प्यारे कमेंट्स हमको मिलेंगे तो हमारी और भी हौसले बढ़ेंगे, फिर हम इसकी अगली अगली कड़ी भी यानी कि साल्ट भी जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल कोई खास स्केल नहीं है, ये कहना गलत होगा, बहुत ही खास स्केल है। ये हमें बताता है कि कोई भी चीज कितना एसिडिक है या कितना बेसिक। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम बता सकते हैं कोई एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन कितना एसिडिक या कितना बेसिक ये सिर्फ पीएच स्केल बताता है। ये क्या मेजर करता है, तो जवाब है इट मेजर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। इट मेजर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, ये दिया गया जर्मनी के एक वैज्ञानिक सोरेनसन साहब द्वारा। सोरेनसन जो कि एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ये बताना भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, जिन्होंने ये पीएच स्केल दिया, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने पीएच स्केल दिया था। अब उनकी खासियत ये पीएच क्यों नाम पड़ा, ये थोड़ा खासियत यहां से आएगा। जर्मनी में ज्यादातर होम्योपैथिक दवाएं चलती हैं और वहां पर पावर को पोटेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोटेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो वहां पर जो ये पी है हमारा, वो पीएच में जो पी स्टैंड करता है वो पोटेंस के लिए, मतलब ये पावर बताने के लिए, पोटेंस। ठीक है, पोटेंस से हम इसको लिखते हैं POTENZ। ठीक है, पोटेंस से हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब होता है पावर, मतलब कितना शक्ति है। जैसे होम्योपैथिक दवा हम लिखते हैं तो वहां पर लिखते हैं कि 30, पोटेंसी 30 या पोटेंसी 200 या पोटेंसी 1M। ये बताता है कि वो दवा 30 पावर की है, 200 पावर की है, 1000 पावर की है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर P फॉर पावर है। ठीक है, जब ये पावर की बात आई तो ऑब्वियस है हम पूछेंगे सर जी पावर का क्या मतलब हुआ। तो आइए जरा देखें, ये पीएच स्केल जो होता है उस पर नंबरिंग पड़ी होती है। कहां से पड़ी होती है, 0 से शुरू कर 14 तक जाती है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और 13 14 ऐसे होता है। ठीक है, इस 7 पर हम न्यूट्रल मानते हैं, मतलब अगर किसी का पीएच मान 7 आ रहा है तो मतलब वह मीडियम क्या है, न्यूट्रल है। और इधर जाने पर हमारा बेसिक स्वभाव बढ़ता है, बेस का स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, जितना बड़ा उधर अंक आएगा उतना ही आपका ज्यादा बेसिक करेक्टर बताएगा, और इधर जाने पर जितना पीछे आओगे उतना आपका एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है, इधर इंक्रीजेस, और उधर कह सकते हैं बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, इधर बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस होता है, इधर बेसिक स्वभाव हमारा बढ़ता जाता है, इधर एसिडिक स्वभाव हमारा बढ़ता जाता है। यानी कि अगर किसी का मान आया है 3 और किसी का मान आया 6 तो हम कहेंगे 3 वाला ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो ये अंकों से हम बड़े ही आराम से बता सकते हैं। और 7 आने का मतलब ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खास अपने आसपास की चीजों के हम देखते हैं पीएच मान क्या है। अगर कोई पूछे कि सर ये बताइए कंसंट्रेटेड HCl का पीएच कितना होता है, तो कंसंट्रेटेड HCl का पीएच वैल्यू 0, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये बेस होगा, क्योंकि 14 यानी कि 7 के अबव है तो एसिड अंक देखकर, और 7 के नीचे है तो बेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड NaOH कितने के बराबर आपका
14 के बराबर है। ठीक है, अगर हम लेमन जूस ले लें, ठीक है, अब ये देखिएगा ये जूस टू जूस है, मतलब कुछ नींबू खट्टे भी होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा खट्टे तो कुछ कम। यहाँ औसतन मान निकाला गया, एक एवरेज निकाला गया, वो था हमारा 2.5 के बराबर। अगर मिल्क की बात कर लें, जो दूध हम लोग रेगुलर पीते हैं, तो जवाब हुआ सर ये 6 के बराबर आता है, वैसे कुछ बुकों में 6.5। ब्लड की अपनी बात कर लें तो ये ब्लड जो हमारा वो 7.4 के आसपास होता है। ठीक है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके अलावा विनेगर यानी कि सिरका जो घरों में उपयोग में आता है, उसका भी मान हमारा कितना होता है, 4 के बराबर होता है। ये कुछ कॉमन चीजें जिनका पीएच आपके सामने है, बताने के लिए कि किस तरीके से क्या होगा। अब हमारा ब्लड का देखिएगा पीएच बड़ा अच्छा है, 7.4। तो आदमी का जो अच्छा शरीर वर्क करता है वो किस पीएच में, तो जवाब है सर ये रेंज है 7 to 7.8 के बीच में अगर हम हैं तो हमारा पीएच अच्छा माना जाएगा और हमारा बॉडी फंक्शन जो है बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, अब पीएच इन डेली लाइफ थोड़ा देख ले, यानी कि पीएच का रेगुलर एग्जांपल अपने आम जीवन में हम देख लें क्या क्या है। ठीक है, तो पीएच इन डेली लाइफ, रेगुलर लाइफ में हमारे सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा कि हम खुद हैं, हमारा जो पीएच होता है हमारे बॉडी का, हमारा बॉडी पीएच जो है वो 7 से 7.8 होने पर ये रेगुलर फंक्शन गुड फंक्शन करता है, फंक्शंस गुड अच्छा काम करता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास रेन वाटर, जब पानी बरसता है और कभी कभी उसका पीएच नापा जाता है, स्पेशली उसमें एसिडिक रेनिंग हो जाए तो वहां पर हमारा मान 5.6 होता है। अब ये बारिश जो हुई वो पहाड़ों से होता हुआ जब नदियों तक जाएगा तो नदियों का पीएच क्या करेगा, ये बढ़ा देगा, क्योंकि ये 5.6 है, उनका लगभग न्यूट्रल में आएगा। तो जब ये पानी इसमें जाएगा, पानी में मिलेगा, तो उसका पीएच इंक्रीज करेगा। और पीएच मान इंक्रीज करने का मतलब मेरा है पीएच घटेगा, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर उसका बढ़ेगा। अब ये क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना, अगर ये बढ़ेगा तो उसमें एक्वेटिक जीव हैं, जैसे कि मछली है उसमें रह रही है, ठीक है, या उसमें मेढक रह रहा है, या जो कुछ भी उसमें रहते हैं एक्वेटिक लाइफ के जानवर, उनके लिए ये पीएच का डिक्रीज होना खतरनाक होता है उनकी लाइफ के लिए, और वो उनके लिए डिफिकल्टी शुरू हो जाती है, और कहीं ज्यादा पीएच बढ़ जाए तो वहां पर लाइफ भी उनकी संकट में आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा, अगर हम एक पौधे की बात करें तो वो अप्रॉक्स 7 के पीएच के आसपास, अप्रॉक्स 7 पीएच के आसपास उसका ग्रोथ गुड होता है, यानी कि प्लांट्स जो हैं उनका जो प्लांट ग्रोथ गुड इन दिस पीएच, इस रेंज में वो अच्छा ग्रोथ करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ऑलरेडी बताया गया, हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाने से एक्सेस HCl क्या कर देता है, हमारे पेट का पीएच डिक्रीज कर देता है, यानी कि एसिड करेक्टर बढ़ा देता है, और एसिडिक करेक्टर बढ़ने से हमको क्या फील होता है, एसिडिटी, जिसे दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा या क्या पीना पड़ेगा, तो जवाब है सर एंटा एसिड। क्लियर हो गया? मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। पांचवा है हमारा दांत, हमारे मुंह में जो पीएच होता है वो 6 के आसपास होता है, लेकिन अगर ये किसी भी तरीके से 5.5 के पीएच के आसपास आ जाए तो जो दांत हमारा है वो एनिमल से बना हुआ है। ठीक है, टूथ एनिमल जो हमारा वो बना हुआ दो चीजों से, एक तो कैल्शियम से और दूसरा फॉस्फेट से। ठीक है, तो इन दोनों का मिक्सचर ही होता है, लेकिन अगर 5.5 का पीएच हमारे मुंह में बनने लगे तो हमारे दांत धीरे धीरे नष्ट यानी कि डिके होना प्रारंभ कर जाते हैं। अब हाँ, ये सवाल आप जरूर पूछ सकते हैं कि सर ये 5.5 आ कैसे जाता है, तो जवाब है सर इसके दो कारण है। एक, हमने खाना खाया और सही से मुंह साफ नहीं किया तो उसमें कुछ टुकड़े खाने के रह गए, उनकी वजह से हमारे मुंह का पीएच बढ़ सकता है। ठीक है, दूसरा है कारण, हम मीठा ज्यादा खाते हैं, तो मीठा खाते हैं तो बैक्टीरिया उनको मतलब उन मीठा को पचाने के लिए आते हैं, और उनके नाते इस मिठास को पचाने की प्रक्रिया में हमारे मुंह का पीएच 5.5 से के आसपास हो जाता है, और हमारा दांत धीरे धीरे, आप देखोगे छोटे बच्चे जो ज्यादा टॉफी खाते हैं उनके दांत सड़ने लगते हैं, तो वो सड़ने लगेगा। ठीक है, ऐसे हनी भी है, यानी कि मधुमक्खी अगर हमको काट लेती तो हमको पेन होता है, अजीब टाइप का टीस होता है, ये टीस भी एसिड के कारण होता है। एक और हमारे पास पौधा है जिसका नाम है नटल, उसकी पत्तियों में हैरी स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, अगर आप उसको छुएं और आपको वो चुभ जाए तो वो आपके अंदर
मिथुनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है। कौन सा? नेटल लीव। फिर से सुन लीजिएगा, नेटल लीव। ये प्रकृति ने इन सब चीजों को इसलिए दिया ताकि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके। तो नेटल लीफ जो है उसके पौधों में जो होता है वो हेयरी स्ट्रक्चर टाइप का, हेयरी टाइप का ऐसे कुछ होता है, ठीक है, निकला हुआ स्ट्रक्चर। अब इसको अगर आपने हाथ से छूने, आप इसको छूने गए तो ये टच करते ही क्या करेगा, आप में इंजेक्ट कर देगा क्या? मिथुनोइक एसिड। और मिथुनोइक एसिड जब आपके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा तो आपको अजीब सा थोड़ा पेन होगा, बर्निंग पेन होगा, और आप वहां से अपना हाथ हटा लेंगे। हालांकि इसका इलाज, इसी के बगल में एक और पौधा उगता है, उसको लगा लेने से फिर से पीएच मेंटेन हो जाता है और हमें आराम मिलता है। तो ये रही आज की क्लास जिसमें हमने बेस पढ़ा, पीएच स्केल देखा, कुछ खास चीजों के पीएच मान भी देखे, और साथ ही साथ पीएच इन डेली लाइफ भी समझा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, आपकी प्यारी कमेंट्स हम तक चल कर आए और हमें ढेर सारा हौसला हो अगली वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए, जब तक अगली वीडियो नहीं आ जाती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।